नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। सीज फायर के बाद देश की राजनीति एक नए मोड़ पर आ गई है और रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं और सरकार काफी ज्यादा घिरती नजर आ रही है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जनता सवाल पूछ रही है, सरकार खामोश है। विदेश गए प्रतिनिधिमंडल में से कुछ प्रतिनिधिमंडल वापस आ गए हैं, बाकी भी लौटकर आ जाएंगे, लेकिन ये प्रतिनिधिमंडल क्या करके आए हैं इसको लेकर भी बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई है। देश के सामने क्या वर्तमान परिस्थितियां हैं, इंडिया गठबंधन क्या मांग कर रहा है, क्या संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और सरकार की क्या रणनीति है, इस सब को लेकर डीबी लाइव के स्टूडियो में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंशसाभार। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का जितना सियासी फायदा लेने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उतना उनका नाम खराब होता जा रहा है। विपक्ष शुरुआत से ही मांग कर रहा है कि एक विशेष सत्र संसद का रखा जाए ताकि सरकार पूरी बात सदन में रखे, लेकिन मोदी जी न जाने किन कारणों से, किन वजहों से विपक्ष का सामना करने से बच रहे हैं। न वो सर्वदलीय बैठक में आए, आपने देखा, न विशेष सत्र बुलाया और न नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत दूसरे नेताओं ने जो सवाल पब्लिकली पूछे थे, सार्वजनिक तौर पर पूछे थे, उनका कोई जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया। मोदी का रवैया रेत में सिर घुसाने जैसा दिख रहा है, लेकिन इससे तूफान नहीं रुकता दोस्तों, क्योंकि मोदी चुप हैं, मगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने तो बता दिया है। वो बता रहे हैं कि 7 मई से 10 मई के बीच क्या क्या हुआ। आज पुणे में फ्यूचर वॉर एंड वॉरफेयर ये सब्जेक्ट था। इस सब्जेक्ट पर आयोजित एक सेमिनार में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि 9 मई की देर रात करीब 1 बजे पाकिस्तान की मंशा 48 घंटे में भारत को घुटनों पर लाने की थी। पाकिस्तान ने कई हमले किए, उन्होंने इस संघर्ष को बढ़ाया। हमने तो केवल आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। पाकिस्तान ने सोचा था कि उनका ऑपरेशन 48 घंटे चलेगा, लेकिन हमने इसे 8 घंटे में ही ध्वस्त कर दिया। ये बात, और इसके बाद उन्होंने सीधे भारत को फोन लगाया और कहा कि हम बात करना चाहते हैं। इसके बाद जनरल अनिल चौहान ने यह भी कहा कि भारत एटमी हमले यानी परमाणु हमले की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो हद दर्जे की क्रूरता थी। सीडीएस चौहान की इस बात से ये संकेत मिलते हैं कि भारत को एटमी हमले की धमकी पाकिस्तान की तरफ से मिली थी। अब इसकी सच्चाई क्या है यह सरकार को बताना चाहिए, लेकिन सरकार तो चुप है, मौन है। इसीलिए अब मोदी के चारों तरफ सवालिया घेरा बढ़ता जा रहा है, सवालों का घेरा बढ़ता जा रहा है। कहे तो सवालों के चक्रव्यूह में नरेंद्र मोदी फंसते जा रहे हैं। आज राहुल गांधी भोपाल में थे। राहुल गांधी ने मोदी और आरएसएस पर वहां से जबरदस्त प्रहार किया है, हमला किया है और कहा है कि बीजेपी के लोग ऐसे हैं कि इन पर जरा सा दबाव डालो तो वो झुक जाते हैं। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी की 2-3 बाइट, और बहुत इंपॉर्टेंट, अपने ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको सुनना जरूरी है और इन बातों से देश की सियासत को समझने में आसानी होती है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। सबसे पहले विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो इसको मानती नहीं है और इसको खत्म करना चाहती है। हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने पकड़ लिया है। हर संस्था में उन्होंने अपने लोग डाले हैं और देश को आस्ते आस्ते देश का वो गला घोट रहे हैं। तो पहली लड़ाई संविधान की है। एक तरफ हम कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा, और दूसरी तरफ आरएसएस जो संविधान के खिलाफ खड़े हैं।
तो आरएसएस और विचारधारा और संविधान के खिलाफ कौन, संविधान के खिलाफ कौन, संविधान के साथ कौन, ये बातें यहां राहुल गांधी रख रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और जाति जनगणना को हम लोकसभा में पास करेंगे। मोदी जी पहले कहते थे कोई जात नहीं है, फिर सिर्फ 4 जात हैं, चुनाव के समय वो ओबीसी बन जाते हैं। गडकरी जी ने कहा, मोहन भगवत ने बयान दिए, थोड़ा सा दबाव पड़ा, एकदम सरेंडर हो गए। मगर मैं इनको जानता हूं, जैसे इन्होंने वो 10 साल बाद वाला, यहां भी वही कोशिश है इनकी। ये करना नहीं चाहते हैं, ये दबाव में आकर बोल रहे हैं, मगर ये करना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये इस देश में न्याय नहीं चाहते हैं। ये अंबानी अदानी वाला देश चाहते हैं, अरबपतियों वाला देश चाहते हैं, सामाजिक न्याय वाला देश नहीं चाहते हैं। तो साफ सुना आपने, ये अंबानी अडानी वाला देश चाहते हैं। तो साफ सुना आपने, ये अंबानी अडानी वाला देश चाहते हैं, अरबपतियों वाला देश चाहते हैं, लेकिन न्याय, सामाजिक न्याय नहीं चाहते हैं। इसके साथ जिस अंदाज में राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर का तंज कसा, उसे अब बीजेपी बड़ा मुद्दा हो सकता है बनाएगी, मगर इसमें भी अगर बनाएगी तो इसमें भी फंसेगी बीजेपी ही। लेकिन आइए जरा सुन लेते हैं किस अंदाज में और कैसे कह रहे हैं यहां राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो, हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो आपने सुन लिया सरेंडर वाले लोग कौन हैं, सरेंडर वाले लोग कौन नहीं है। कांग्रेस जो है वो सरेंडर वाली नहीं है और न ही किसी से डरने वाली है। और इंदिरा गांधी 71 का वार, इन सब का भी जिक्र यहां राहुल गांधी ने किया। अगर मोदी बता देते कि सीज फायर के लिए भारत क्यों तैयार हुआ, तो फिर उन पर ऐसे तंज नहीं कसे जाते। लेकिन बात निकलती है तो दूर तलक जाती है दोस्तों।
अभी ऐसा ही दिख रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष शांत नहीं बैठेगा, बल्कि मोदी ने तो चुप रहकर इंडिया ब्लॉक को एक साथ आने का मौका दे दिया। आज फिर से इंडिया गठबंधन के तमाम दल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में मिले और विशेष सत्र बुलाने की मांग भी सरकार से रख दी। आइए जरा सुनते हैं 16 दलों की एक बैठक आज हुई दिल्ली में और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और यहां पर 16 दल जो मिलकर बैठे इंडिया गठबंधन के, उसमें से जो दल नहीं आए वो क्यों नहीं आए वो भी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले यह सुनते हैं कि इस बैठक 16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जैसा कि आपने देखा, जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुई वो भी आपके सामने है। जब सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें, और दूसरी ओर बिंदुवार पूरी घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा तक, और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल के संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस भावना के साथ ये मांग की गई थी और इस लेटर में भी यही कहा गया है कि हमने समर्थन भी दिया। और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हमारी संसद ये लोकतंत्र से जुड़ी हुई। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए आज ये चिट्ठी हमारे दलों के नेताओं के माध्यम से लोकसभा में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी दलों के नेताओं ने इस चिट्ठी के माध्यम से इस मांग को दोहराया है, और साथ ही सभी सांसदों के तरफ से भी ये मांग दोबारा से इसको रीइंफोर्स करने के लिए सभी सांसद भी लिख रहे हैं चिट्ठी साथ में, उस पर भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आप यहां दीपेंद्र हुड्डा, 16 दलों की बैठक, इंडिया गठबंधन के 16 दल, हालांकि दल वहां 28 हैं, लेकिन 16 दल यहां आए थे और इस बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, जिस पर डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि वो भी साथ आएंगे। वहीं शरद पवार मौजूद नहीं थे और आप जानते हैं कि शरद पवार की जगह पर सुप्रिया सुले लगातार इस बैठक में आती रही हैं, मगर सुप्रिया सुले जो हैं वो बाहर हैं। और इस मसले पर संजय राउत ने बताया है कि वो मुंबई जाकर शरद पवार से मुलाकात करेंगे। यानी मानसून सत्र जो आने वाला है, आज एक बात और साफ हो गई कि सरकार, मोदी सरकार कोई भी विशेष सत्र संसद के लिए, संसद की विशेष बैठक नहीं बुलाने वाली है। कोई सत्र नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मानसून सत्र होगा। 25 और 26 जून को जो एक विशेष सत्र की बात चली थी, ये खबर आई थी, उसको भी कैंसिल कर दिया गया, खारिज कर दिया गया है। और शायद दबाव है नरेंद्र मोदी पे कि अगर वो 25 और 26 तारीख को 2 दिन के लिए बुलाते हैं विशेष सत्र, जिसमें इमरजेंसी के 50 साल पर अगर बात होती है, तो बात वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की भी होगी।
और इस पर विपक्ष उन्हें छोड़ेगा नहीं। इसीलिए शायद यहां पर साफ साफ नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से आज बता दिया गया है कि कोई भी विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा, मानसून सत्र बुलाया जाएगा। यानी मानसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन को एक साथ आकर साथ बैठने का मौका नरेंद्र मोदी ने बना दिया है। यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अभी तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर मोदी ये मान रहे थे कि उन्होंने विपक्ष को बिखेरने में थोड़ी बहुत सफलता हासिल कर ली है, लेकिन आज की बैठक से ये खुशफहमी भी मोदी की दूर हो गई होगी कि अब ये बैठक जो है एक तरफ आप भेज रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस के कुछ नेताओं को लेकर रोज टेलीविजन चैनल्स पर आप डिबेट करवा रहे हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो या शशि थरूर हो। हर डिबेट में इन्हीं दोनों का नाम आता है, आप देख लीजिए। उसके अलावा कुछ जो बाइट्स आते हैं वो ऐसे आते हैं जिसको आप देखेंगे तो आपको तकलीफ होगी। गए तो हैं आप कहां, भारत में 26 लोग मारे गए और उसके बाद उस आतंकी घटना के बाद आप दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आप वहां बैठ के गाना गा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। करने क्या गए हैं? क्या मौज मस्ती करने गए हैं? यह सवाल भी देश की जनता पूछ रही है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह मोदी ने चुप रहकर कर लिया है खुद का बड़ा नुकसान, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का नरेंद्र सरेंडर वाला बयान, आखिर इसके क्या मायने हैं। चलिए, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।